नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 21 ए को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 21 ए क्या है? इसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। इसे हम पूरी विस्तार के साथ देखते हैं। सरल व्याख्या अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कहता है शिक्षा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है जो बताने की कोशिश करता है। क्या बताता है? देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु तक के हैं, उनको सभी बच्चों को राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान की जाएगी। जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के हैं, उन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। स्कॉलरशिप मिलता है, पोशाक भी दिया जाता है, लेकिन इसका बच्चों से पैसा नहीं लिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रदान की जाएगी जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया है। विधि द्वारा निर्धारित किया गया है मतलब इसको संविधान में लिखा गया है। संविधान यह अधिकार देता है कि शिक्षा से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं। यह शिक्षा का मूल अधिकार है। हर बच्चे को पढ़ने का संवैधानिक हक है। यह जो है शिक्षा का अधिकार है, यह संविधान के द्वारा दिया गया है। इस पर सभी भारतीय जो बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं, उन पर यह लागू होता है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाएगी। आगे देखते हैं। यह शिक्षा की निःशुल्क होगी। यह शिक्षा जो जो दी जाएगी आपको, यह निःशुल्क होगी। इसके बदले में आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। यह बिल्कुल फ्री होगी। यह आगे देखते हैं। यानी फीस नहीं ली जाएगी। इतना समझ गए होंगे आप। यह अनिवार्य है। यह जो शिक्षा है यह अनिवार्य है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा प्रदान की व्यवस्था करे। राज्य भी कर सकता है और केंद्र सरकार भी कर सकता है। आगे देखते हैं। यानी सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए। केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, इनमें से कोई भी या फिर दोनों मिलकर शिक्षा की सुविधाओं पर अपना विचार प्रकट करें, बच्चों को आसानी से उपलब्ध कराए। यहाँ पर और देखते हैं।
इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। पहले यह संविधान में यह शामिल नहीं था। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। उसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21A पहले से संविधान में नहीं था। अनुच्छेद 21A है, वह पहले जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान में यह शामिल नहीं था। आगे देखते हैं। यह कैसे आया, इसके पीछे कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जब उस समय संविधान में नहीं था तो कैसे आया? कुछ ऐतिहासिक घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई हैं देखते हैं। एक केस हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। मोहिनी जैन कर्नाटक 1992। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा कोई लग्जरी नहीं, यह हर नागरिक का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है। लग्जरी का मतलब होता है कि महंगी वस्तुएं। जैसे कि आप कोई कार चलाते हैं तो समझिए आप कार पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छी तरह से आप जा सकते हैं। लेकिन उसके बदले में आप फॉर्च्यूनर ले लें, BMW ले लें, मर्सिडीज ले लें, तो ये सब क्या हैं? लग्जरी वस्तुएं हैं। काफ़ी शान शौकत वाली वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बताया कि यह लग्जरी नहीं है। शिक्षा शिक्षा हर हर नागरिक का यह अधिकार है। शिक्षा सबको मिलना चाहिए, नहीं कि कुछ ही लोगों को मिलना चाहिए। शिक्षा पर सबका हक है। आगे देखते हैं। फिर केस दूसरा हुआ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। फिर दूसरा केस हुआ उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश 1993। इसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बताया कि भाई शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। जब सरकारें समझी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ तरीके से बताना पड़ा। यहाँ पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 की बात की यहाँ पर, अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। तो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताने का प्रयास किया कि शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 21 के भीतर आता है। अब देखिए सरकार क्या करती है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब बताया यह तो समाज में बहुत सारे सवाल उठने लगे कि हाँ हाँ शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना चाहिए। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और समाज का दबाव। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी उसके बाद समाज का दबाव बना, हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे कि शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। शिक्षा पर सबका हक है, नहीं कि कुछ ही लोगों का है। आगे देखते हैं।
समाज में शिक्षा की मांग बढ़ रही थी। जब धीरे धीरे लोग जानने लगे कि शिक्षा पर सबका हक है, तो समाज में धीरे धीरे बातें आगे बढ़ने लगी। सब लोग इस पर बातें करने लगे, विचार करने लगे। शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। और देखते हैं, सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर इसे संविधान में जोड़ा। जब सब लोग मांग करने लगे, दबाव पूरी तरह से बनने लगा, तो सरकारें समझ गई कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं, इन्हें शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना ही पड़ेगा। तो सरकार ने इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा। इसे आगे देखते हैं, प्रक्रिया देख लेते हैं। अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए भारत सरकार ने बनाया, क्या बनाया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया। उसमें पूरा विस्तार से मेंशन किया हुआ था, बताया गया था शिक्षा के अधिकार के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की गई थी। क्या की गई थी उसमें? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। जो भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा की बात की गई, जिसके बदले में बच्चों से कुछ नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल शिक्षा फ्री होगी। आगे देखते हैं, दूसरा देखें तो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, उनमें 25% सीटें उनको आरक्षित रखनी पड़ेगी। जो गरीब बच्चे हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके लिए, क्योंकि इस शिक्षा के अधिकार में ये सब बातें क्या की गई, शामिल की गई, जो कि 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। उसमें ये सब बातें शामिल की गई, लिखा गया साफ साफ तरीके से। प्राइवेट स्कूलों में 25%, मतलब कि अगर 100 सीटें हैं तो 25 सीटें आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। जो भी गरीब हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए, जो SC ST के लोग आते हैं, आरक्षित होंगे। इतना समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, बच्चों को 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। मतलब हर बच्चा हर साल एक एक क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा, उसे 8 क्लास तक कहीं भी रोका नहीं जाएगा, उसे आप फेल नहीं करेंगे। जब बच्चे फेल नहीं होते हैं तो उनके मन में यह उत्साह जागता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उसकी भी बात की गई। चौथा बात आता है शारीरिक दंड, भेदभाव और अपमान पर रोक। विद्यालय में बच्चों के साथ शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप बच्चों को प्रेम पूर्वक, प्रेम के तहत बच्चों को अगर आप समझा नहीं पाते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं। जिस प्रकार बच्चे अपने दोस्त के साथ कोई भी बातें खुलकर कर सकते हैं, कोई भी मन में प्रश्न हो वह कर सकते हैं, उसी तरह एक अच्छे टीचर का यह कर्तव्य बनता है
कि बच्चों के साथ एक दोस्ती का व्यवहार रखें, कि आप नहीं कि बच्चों को मार पीट कर सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे प्रेम से सिखाएंगे तो वह सीखेंगे, नहीं कि आप मार पीट कर उन्हें सिखा नहीं सकते आप। दूसरी बात यहाँ पर आती है भेदभाव। किसी भी बच्चे के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। और दूसरी बात आती है अपमान पर रोक। क्लास में बच्चों को लज्जित नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे उनका, कि कोई किसी को कुछ नहीं आता है तो यह तेज है तो यह गधा है, ऐसा आप बच्चों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छा टीचर वही है जो बच्चों के साथ घुल मिल कर रहे। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कौन टीचर है और कौन बच्चा है। ऐसा लगे कि सभी लोग एक दोस्त की तरह क्लासरूम में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। जब टीचर दोस्त की तरह व्यवहार करता है बच्चों के साथ, तो हर बच्चे के मन में जो भी डर होता है कि टीचर बहुत मारते हैं तो कोई भी बातें लेकर, तो बच्चों के मन से ये डर समाप्त हो जाता है, और बच्चे के मन मस्तिष्क में जो भी प्रश्न होते हैं वह खुलकर टीचर से पूछ पाता है, और एक अच्छे तरह से सीख पाता है, अपने मस्तिष्क को विस्तार रूप दे सकता है। क्योंकि आप किसी को डरा धमका कर, किसी को मार पीट कर आ- आप सिखा नहीं सकते। आगे देखते हैं, इतना समझ गए होंगे आप। आगे आगे देखते हैं पांचवा, हर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं। सभी विद्यालय जो भी हैं उनमें कुछ बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं, जैसे शौचालय होना चाहिए विद्यालय में, बॉय के लिए अलग हो, गर्ल गर्ल के लिए शौचालय अलग हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि शौचालय का कभी भी साफ सफाई होता नहीं है। वैसे ही केवल शौचालय बना दिए जाते हैं, और वह उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है उस पर, और वह वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो हर विद्यालय का यह कर्तव्य होना चाहिए कि शौचालय को साफ सुथरा और अच्छी तरह से उसका साफ सफाई पर ध्यान दें। आगे देखते हैं साफ पानी। कोई भी अगर विद्यालय है, स्कूल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध होना चाहिए। और खेल का मैदान, स्कूल में एक ग्राउंड होना चाहिए जिससे कि बच्चे उसमें खेल सकें, मनोरंजन कर सकें। ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर होनी चाहिए। और बात आती है योग्य शिक्षक होने चाहिए, जिससे कि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे पाएँ। आजकल ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक अच्छे जाते हैं, लेकिन वह विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। जब शिक्षक से पूछा जाता है कि तो वह बताते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बच्चों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। इसमें शिक्षक और बच्चों को दोनों को मिलकर विचार करना चाहिए, और शिक्षा को एक बेहतर बनाने की दिशा में सोचने का एक अपने तरीके को बदलना चाहिए। आगे देखते हैं, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसे लागू करते हैं। राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है, केंद्र सरकार भी लागू कर सकती है, या फिर दोनों मिलकर
इसे लागू कर सकते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन में महत्व क्या है, पहला देखते हैं। अशिक्षा कम हुई। बात सही है, पहले अशिक्षित बहुत लोग थे, लेकिन इस समय अशिक्षा की दर धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि सभी लोग शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो कि इससे अभी उनके के दूरियां उनसे बनी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं लाखों बच्चों अब स्कूल जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आगे देखते हैं बाल मजदूरी में कमी। पहले होता था कि बच्चों को छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको कहीं भी मजदूरी करने के लिए लगा दिया जाता था, लेकिन अब बाल मजदूरी पर काफ़ी रोक लग चुकी है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए समय नहीं मिलता है। आगे देखते हैं स्कूल अनिवार्य होने से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जा सकता। बात सही है। बच्चे बच्चे के माता पिता जागरूक हैं, बच्चों को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो जब विद्यालय बच्चों को भेज रहे हैं तो वह काम तो बच्चा नहीं करेगा। आगे देखते हैं तीसरी बात आती है लड़कियों की शिक्षा में सुधार। पहले लड़कियां होती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब हर एक बच्ची को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज देखेंगे इस समय तो लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ने जाते हैं। तो शिक्षा में पहले से बहुत सारा सुधार हो चुका है। लड़कियां भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ऐसा कोई भी पद नहीं है जहाँ पर लड़कियां नहीं पहुँच पा रही हैं। हर क्षेत्र में लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं, अपने आप को साबित कर रही हैं कि वह लड़कों से वह कम नहीं है। आगे देखते हैं कई जगह अब लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जाते हैं। चौथा देखते हैं गरीबी का चक्र टूटता है। जब कोई भी शिक्षित होता है तो वह गरीबी के चंगुल से वह बाहर निकलता है, वह क्योंकि उसे साफ साफ दिखता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमारे में क्या कमियां हैं। क्योंकि शिक्षा एक प्रकाश की तरह होता है जो सामने साफ साफ चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर आप शिक्षित नहीं होते हैं तो आपको सही और गलत में फ़र्क करने मुश्किल होता है, लेकिन आप जब शिक्षित होते हैं तो आप सारी चीज़ें साफ साफ रूप में देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है इस समय, क्या ज़रूरी नहीं है, हमारी प्राथमिकता इस समय क्या है, क्या करना चाहिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो शिक्षा रोजगार का रास्ता खोलती है। बात सही है, शिक्षा रोजगार का रास्ता खोलती है। आप का मन मस्तिष्क कई दिशाओं में काम करता है, कई तरह से आप सोच सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं समस्याएं क्या हैं। कई स्कूलों में संसाधन की कमी है। बात सही है, बहुत सारे स्कूलों में संसाधनों की कमी है। कहीं देखेंगे तो विद्यालय में जाने के लिए रोड ही नहीं है। जब बरसात आती है तो सभी रोड जाने का रास्ता है उस पर पानी भर जाता है। या फिर कहीं कहीं देखेंगे तो विद्यालय में छत चूता रहता है।
तो बच्चों को उनको बैठने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। शिक्षकों की संख्या कम है। कई विद्यालयों में शिक्षक भी कम हैं। जब शिक्षक कम रहेंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होगा, क्योंकि छात्र अधिक हैं और शिक्षक कम हैं। तो शिक्षक की अगर ज़रूरत है तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने की ज़रूरत है वहाँ पर, क्योंकि शिक्षक अगर कम रहेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं। बहुत से बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी जो कि विद्यालय नहीं जाते हैं। इसमें बच्चे और बच्चे के माता पिता दोनों को सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होते हैं तो एक जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए आप अच्छे से निर्णय ले पाते हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो आप अनुच्छेद 21A को पूरी विस्तार के साथ समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।